सोचिए जरा, क्लास 8 की एक सोशल साइंस की किताब और उसने भारत में एक संवैधानिक तूफान खड़ा कर दिया। ये कहानी है एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली टेक्स्ट बुक की, जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से सीधी टक्कर ले ली। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये शब्द देश के सबसे बड़े न्यायिक पद मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से आए थे। और इन शब्दों में आप गुस्सा भी महसूस कर सकते हैं और अपनी संस्था की इज्जत बचाने का एक मजबूत इरादा भी। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि भाई 13 से 14 साल के बच्चों के लिए बनी एक किताब में आखिर ऐसा क्या लिखा हो सकता है जिससे देश की पूरी न्यायपालिका को इतना नाराज कर दिया। चलिए एक एक करके इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए सीधे उस चैप्टर पर चलते हैं जहां से ये सारा का सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। देखिए, विवाद की जड़ थी क्लास 8 की सोशल साइंस की किताब। और पता है ये किताब छापी किसने थी? एनसीईआरटी ने। जी हाँ, वही संस्था जो भारत के करोड़ों स्कूली बच्चों के लिए सिलेबस और किताबें तैयार करती है। तो सवाल यह है कि उस चैप्टर में आखिर था क्या? उसमें भारतीय जुडिशियल सिस्टम की कुछ कड़वी सच्चाइयों का जिक्र था, जैसे कि अदालतों में करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं। यह भी बताया गया था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब न्याय में देरी न्याय से इनकार है। और जो बात सबसे ज्यादा चुभी वो था न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड सेक्शन। इतना ही नहीं, जजों की कमी और जेलों में बंद उन बेहिसाब कैदियों की भी बात थी जिन पर अभी तक कोई जुर्म साबित भी नहीं हुआ है। अब यह समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगाइए। सिर्फ और सिर्फ भारत के सुप्रीम कोर्ट में 81,000, जी हाँ 81,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। और अगर इस देरी का एक इंसानी चेहरा देखना हो तो ये आंकड़ा देखिए। भारत की जेलों में बंद हर 4 में से 3 कैदी अंडर ट्रायल हैं। मतलब ये कि वो दोषी साबित नहीं हुए हैं, वो बस अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं सालों साल। और इस सबके पीछे एक बहुत बड़ी वजह क्या है? जजों की भारी कमी। आप सोचिए, भारत में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 21 जज हैं, सिर्फ 21। ये दुनिया के सबसे कम रेशियो में से एक है। तो जाहिर सी बात है, जब ये सारी बातें बच्चों की किताबों में छपी तो पलटवार तो होना ही था, और वो हुआ भी, और क्या जबरदस्त और तेजी से हुआ। अब देखिए कि इसके बाद घटनाएं कितनी तेजी से बदली। पहले ही दिन कुछ सीनियर वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा उठाया। कोर्ट ने भी बिना देरी किए तुरंत एक्शन लिया और अगले ही 24 घंटों के अंदर एनसीईआरटी ने न सिर्फ पब्लिक में माफी मांगी, बल्कि यह भी ऐलान कर दिया कि उस किताब को वापस लिया जाएगा और उसे दोबारा लिखा जाएगा। यहां पर एक लीगल टर्म समझना बहुत जरूरी है, स्वतः संज्ञान या सुओ मोटू। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोर्ट ने किसी की पिटीशन या याचिका का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद ही मामले की कमान अपने हाथ में ले ली। और यह एक बहुत साफ संकेत था कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को कितनी ज्यादा गंभीरता से देख रहा है। और बस यहीं से यह पूरा मामला एक किताब के विवाद से कहीं आगे निकलकर एक बहुत बड़ी बहस बन गया। बहस किस पर? बहस इस पर कि किसी भी संस्था की जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी और उसकी अपनी गरिमा के बीच की वो पतली सी लाइन कहां है। तो देखिए, एक तरफ थी संस्था की गरिमा की दलील। न्यायपालिका का यह कहना था कि यह चैप्टर युवा मन में मतलब बच्चों के दिमाग में संस्था के लिए जहर घोल रहा है और यह उसकी आजादी को कमजोर करने की एक सोची समझी कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ लोग कह रहे थे कि यह सच को सामने लाने की जिद है। क्रिटिक्स का मानना था कि किताब तो बस वो असहज सच बता रही थी, वो बातें जो पब्लिक में पहले से ही सबको पता है। इस पूरी बहस पर आम लोगों का क्या सोचना था? उनकी भावना शायद इस एक रेडिट कमेंट में सबसे अच्छे से झलकती है। एक यूजर ने लिखा था, हम सभी उन चीजों पर आपत्ति क्यों करते हैं जो सच हैं। ऐसा लगता है कि कालीन के नीचे सब कुछ छुपा देना ही वो एक चीज है जो हम सबको एक साथ लाती है। और जानते हैं, ये पूरा का पूरा विवाद हमें डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के एक सबसे बुनियादी और सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में पावर 3 हिस्सों में बटी होती है। पहली विधायिका यानी संसद जो कानून बनाती है, दूसरी कार्यपालिका मतलब सरकार जो उन कानूनों को लागू करती है, और तीसरी न्यायपालिका यानी हमारी अदालतें जो कानूनों का सही मतलब समझाती हैं। अब इस पूरे सिस्टम में न्यायपालिका का रोल एक रेफरी की तरह होता है। उसका काम यह पक्का करना है कि सरकार और संसद दोनों संविधान के दायरे से बाहर न जाएं। इसी को चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कहते हैं। लेकिन यह पूरा किस्सा हमें आखिर में उसी एक अनसुलझे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जो संस्था बाकी सब पर, सरकार पर, संसद पर नजर रखती है, उस न्यायपालिका पर नजर कौन रखेगा?